RKB स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल RKB कैंफी वीडियोस में। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर करें और अगली वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको हमारी अगली वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो। यदि आपको इस वीडियो में या अन्य किसी टॉपिक में समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जिससे अगली वीडियो में उसका समाधान करने की कोशिश की जा सके। मेरे पास मेरे व्हाट्सएप नंबर पर बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आए हैं कि सर हम इन रिएक्शंस को कैसे लिखें, तो किसी भी अभिक्रिया को किस प्रकार से लिखा जाता है, ये मेन प्रॉब्लम होती है बच्चों की। अब अभिक्रियाओं को रटा तो जा नहीं सकता, तो उनको लिखने के लिए हमें सबसे पहले किसी भी यौगिक का सूत्र पता होना चाहिए। अब यौगिकों के सूत्र कैसे लिखते हैं, जैसे नमक का सूत्र होता है NaCl सोडियम क्लोराइड, लेकिन इसी प्रकार से अगर हम सोडियम कार्बोनेट को लें तो उसका सूत्र होता है Na2CO3। तो उसमें ये 2,1 वगैरह जो आते हैं ये किस प्रकार से आते हैं, सबसे पहले ये बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। वैसे तो ये कक्षा 9 में सिखा दिया जाता है, तो इसलिए मैं इस वीडियो को कक्षा 9 के लिए ही प्रस्तुत कर रहा हूं। बाकी जो बच्चे जिन पर रासायनिक यौगिकों के सूत्र लिखने नहीं आते वो इस वीडियो को देखकर आसानी से सीख सकते हैं कि हम यौगिकों के सूत्र कैसे लिखें और उनके द्वारा अभिक्रियाओं को किस प्रकार लिखा जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक यही है कि किसी यौगिक का सूत्र लिखना। जिस प्रकार से अगर हम आपके नाम को देखें, आपका नाम दो भागों से मिलकर बना होता है। जैसे किसी का नाम अगर मानकर चलिए विकास के बाद वो लिखता है कुमार लिखता है, तोमर लिखता है, शर्मा लिखता है, पवार लिखता है, ऐसे कुछ भी नाम लिखे जा सकते हैं। तो मानकर चलिए किसी लड़के का नाम है विकास कुमार, तो उसके नाम के दो भाग हुए, विकास और कुमार। इसी प्रकार से जो यौगिक होते हैं, चाहे वो कार्बनिक यौगिक हो चाहे अकार्बनिक यौगिक हो, उनके नाम भी दो भागों से मिलकर लिखे जाते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर अकार्बनिक यौगिकों के लिए लेकर चलें तो अकार्बनिक यौगिकों में ही उन भागों को मूलक या समूह कहा जाता है, मूलक या समूह, या फिर हम उन्हीं को आयन कह देते हैं। तो अकार्बनिक यौगिकों का नाम दो भागों से मिलकर बना होता है जिन्हें आयन कहते हैं, और ये आयन भी दो प्रकार के होते हैं। अगर किसी यौगिक में एक आयन धनायन है तो दूसरा आयन ऋणायन होगा। इस प्रकार से कोई भी यौगिक है, जैसे हम नमक की बात करें, सोडियम क्लोराइड की Na और Cl, ये आपका NaCl में Na धनायन और Cl ऋणायन होता है। Na पर एक पॉजिटिव होता है, Cl पर एक नेगेटिव धनावेश होने के कारण ये धनायन कहलाया, ऋणावेश होने के कारण ये ऋणायन कहलाया। ये बिल्कुल बेसिक बता रहा हूं मैं आपको। वैसे तो कक्षा 12 के बच्चे भी इसको सीख रहे होंगे, देख रहे होंगे हमारी वीडियो को, लेकिन ये एक प्रकार से कक्षा 9 का है। तो ये कक्षा 9 में जब मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो का नाम लिखूंगा तो ये कक्षा 9 के लिए ही होगी, यौगिक को सूत्र लिखना। लेकिन इसको समझने के लिए आपको पहले इन आयनों के नाम और सूत्र पता होने चाहिए। तो कुछ यौगिकों के सूत्र लिखते समय मैं कुछ आयनों को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। जैसे कि हम सबसे पहले धनायन को ही लेकर चलें तो ये हमारा सोडियम आता है Na पॉजिटिव। इसी प्रकार से हमारा जो लिथियम है वो आता है हमारा Li पॉजिटिव। अमोनियम को लेकर चलें तो अमोनियम हमारा होता है NH4 पॉजिटिव। देखिए ये कुछ फॉर्मूले जो ये आपके अमोनियम, लिथियम, सोडियम जो आयन हैं, आयन तो आपको याद करने ही होंगे। कुछ धनायन होंगे, कुछ ऋणायन होंगे। मैं इस वीडियो के अंत में आपको एक पोस्टर प्रस्तुत करने जा रहा हूं। उस पोस्टर पर आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट लगभग 40-50 के करीब आपके धनायन, ऋणायन दोनों प्रकार के आयन उसमें उपस्थित होंगे। आप वहां से इसको सीखेंगे। अभी मैं आपको कुछ गिने चुने ही सूत्र बता रहा हूं। इसी प्रकार से अगर हम एक ऋणायन का उदाहरण लेकर चलें तो ऋणायन में हमारा सबसे पहले अगर देखें ऑक्साइड को देखें तो ऑक्साइड होता है O2 नेगेटिव, उस पर दो नेगेटिव होते हैं। इसी प्रकार से अगर हम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है OH नेगेटिव। कार्बोनेट की अगर बात करें तो कार्बोनेट होता है आपका CO3 2 नेगेटिव।
सल्फाइड होता है आपका सल्फाइड H2 नेगेटिव, ये होते हैं। तो ये मैंने कुछ मुख्य उदाहरण आपको दिए हैं, बहुत सारे उदाहरण आपको बता रहा हूं, बहुत सारे नाम हैं, ये यहाँ पर आपको केवल 5-7 नाम दो दिए गए हैं। इनके अनुसार ही अब हम किसी यौगिक का सूत्र कैसे लिखा जाएगा उसको देखते हैं। एक ये भी बात आपके दिमाग में आ सकती है कि इस पर पॉजिटिव इस पर नेगेटिव क्यों आया। तो जब भी कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, परमाणु या परमाणुओं का समूह इलेक्ट्रॉन निकालता है तो उस पर पॉजिटिव आवेश आएगा, और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। इसके लिए आपको दूसरी वीडियो प्रस्तुत कर देंगे कि कोई परमाणु कैसे धनावेशित या ऋणावेशित होता है, वो बाद की बात है। चलिए देखते हैं कि यौगिक का सूत्र किस प्रकार से लिखा जाता है। तो किसी भी यौगिक का सूत्र लिखते समय सबसे पहले उसके दोनों आयनों को लिख लीजिए, धनायन को और ऋणायन को अलग अलग लिख लीजिए। उसके बाद ये जो आवेश की मात्रा है, धनावेश और ऋणावेश की, इसको बोलते हैं संयोजकता। तो सूत्र लिखते समय धनायन की संयोजकता तो ऋणायन के नीचे दाईं ओर लिखेंगे, जबकि ऋणायन की संयोजकता धनायन के नीचे दाईं ओर लिख देते हैं। केवल उसकी संख्या, उसका चिन्ह नहीं लिखेंगे। जैसे कि हम NaCl का लिख रहे हैं तो Na के नीचे 1 जो ये नेगेटिव वाला है, और Cl के नीचे 1 जो ये पॉजिटिव वाला है। तो इस प्रकार से इसका सूत्र हो गया Na1Cl1। लेकिन 1 कॉमन है तो हम इसको नहीं लिखेंगे, ये आपका सूत्र बन जाएगा NaCl। एक दूसरे उदाहरण के रूप में अगर हम इसको लेकर चलें, हम लिख रहे हैं सोडियम कार्बोनेट का, सोडियम कार्बोनेट। इन यौगिकों के ये नाम होते हैं रासायनिक नाम। सोडियम कार्बोनेट यौगिक का रासायनिक नाम है। साधारण नाम, इसका सामान्य नाम होता है धावन सोडा। जो कपड़े धोने का सोडा होता है धावन सोडा, वो होता है सोडियम कार्बोनेट। अब इसका सूत्र कैसे लिखा जाएगा? देखिए इसमें दो पार्ट हैं, एक सोडियम पार्ट है और एक कार्बोनेट। अभी यहां पर हम देखकर बता नहीं सकते कि सोडियम कैसा आवेश है, कैसा पार्ट है, धनावेशित पार्ट है, ऋणावेशित। तो इनके सूत्र अगर आपके याद हैं तो सोडियम का होता है Na पॉजिटिव, कार्बोनेट का होता है CO3 नेगेटिव। अब सूत्र लिखते ही आयनों के हमें पता चल गया कि सोडियम पार्ट पॉजिटिव है, कार्बोनेट पार्ट नेगेटिव है। 12th लेवल पर इन्हीं को मूलक कहा जाता है। मूलक, एक पॉजिटिव पार्ट होता है जिसको हम क्षारीय मूलक कहते हैं, एक नेगेटिव पार्ट होता है जिसको हम अम्लीय मूलक कहते हैं। ये प्रैक्टिकल से संबंधित है, 12th लेवल का है, तो इसको यहाँ पर इतना छोड़ दीजिए। चलिए, ये धनायन हो गया Na पॉजिटिव, ये ऋणायन हो गया कार्बोनेट CO3 नेगेटिव। सोडियम की संयोजकता 1, कार्बोनेट की संयोजकता 2। प्लस और माइनस अब नहीं लेना, संयोजकता इसकी 1 इसकी 2। जैसे ही सूत्र लिखते हैं तो धनायन के नीचे हम लिखेंगे ऋणायन की संयोजकता जो कि 2 है, और ऋणायन के नीचे हम संयोजकता लिखेंगे धनायन की जो कि 1 है। लेकिन यहां देखिए एक परमाणु है, यहां परमाणुओं का समूह है, तो यहां तो हमने Na के नीचे 2 लिख दिया, यहां इस पूरे समूह के नीचे 1 लिखेंगे, पूरे समूह के नीचे। इसका मतलब है एक का कि ये पूरा कार्बोनेट 1 है, पूरा का पूरा कार्बोनेट 1 है। तो इस आधार पर यहां पर 2 और 1 है, 1 को छोड़ा जा सकता है, ये आ जाएगा आपका Na2CO3। तो सोडियम कार्बोनेट का सूत्र बन गया Na2CO3। अच्छा, अब एक बात अगर हम यहां पर ऐसा देख लें, यहां दोनों परमाणुओं की संख्या, समूह की संख्या अगर समान आ जाए तो उसमें से क्या करेंगे? वैसे सूत्र लिखने का एक और तरीका मैं आपको बता रहा हूं। कोई भी अणु विद्युत उदासीन होगा, कोई भी यौगिक विद्युत उदासीन होता है, उस पर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता। तो यहां पर एक बात देखिए, सोडियम में 1 पॉजिटिव है, कार्बोनेट CO3 में 2 नेगेटिव हैं। तो इस यौगिक को उदासीन करने का मतलब क्या है कि इसमें जितने धनायन हैं उतने ही ऋणावेश होंगे। अब इसको मैं थोड़ा सा इस प्रकार लिख दूं कि Na पॉजिटिव 1 और CO3 नेगेटिव 2। अब यहां अगर मैं एक Na और लिख दूं, एक Na पॉजिटिव और लिख दिया जाए, तो यहां देखिए 2 पॉजिटिव हो गए, 2 नेगेटिव हो गए। इसका मतलब है कि यहां पर एक कार्बोनेट के साथ 2 Na पॉजिटिव जुड़ रहे हैं। तो यहां पर यह सूत्र बन जाएगा आपका Na2CO3 1। तो इस प्रकार से भी आप देख सकते हैं कि यौगिक को हम उदासीन कैसे करेंगे। उसमें धनायन ज्यादा है तो ऋणायन की संख्या,
ऋणायन ज्यादा है तो धनायन की संख्या को देखकर उनकी संख्या समान होनी चाहिए। या तो आप उनकी संयोजकता के अनुसार लिख लें या फिर आप उनके आवेश के अनुसार देख लीजिए। एक अन्य उदाहरण के द्वारा हम इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं। अगला उदाहरण अगर हम लेकर चलें कैल्शियम और कार्बोनेट, इनके आयन क्या क्या होते हैं। कैल्शियम होता है आपका Ca2 पॉजिटिव और कार्बोनेट होता है आपका CO3 2 नेगेटिव। तो वैसे देखिए जो सेकंड मेथड मैंने आपको बताया था, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, 2 में 2 जोड़ दीजिए, 2 प्लस का और 2 माइनस का जोड़ दीजिए, टोटल क्या हो गया 0। यानी इनमें आवेश की मात्रा समान है। तो इसका सूत्र बन सकता है CaCO3, सेम टू सेम लिख दीजिए। जब आवेश की संख्या समान है, हमने साथ के साथ लिख दिए, दोनों को कोई फर्क नहीं डाला। लेकिन अब अगर हम पहले विधि के अनुसार, पहले मेथड के अनुसार लिखकर देखते हैं, तो कैल्शियम की संयोजकता है हमारी 2, कार्बोनेट की संयोजकता है हमारी 2, तो धनायन के नीचे तो ऋणायन की संयोजकता और ऋणायन CO3 के नीचे धनायन की संयोजकता 2 इस प्रकार से लिखी जा सकती है। अब यहाँ चूंकि दोनों की संयोजकता हमारी समान है, 2 है, कॉमन लिया जा सकता है। कॉमन लेकर यानी 2 से डिवाइड, तो यहाँ 2 से जैसे भाग देंगे तो Ca के नीचे 1 आ जाएगा, CO3 के नीचे भी 1 आ जाएगा। और जैसे मैंने आपको पहले बताया है, 1 को हम लिखे या न लिखे कोई अर्थ नहीं होता, तो इसका सूत्र फिर से CaCO3 आ जाएगा। यहाँ तात्पर्य हमारा ये है कि Ca 1 है, इसमें कार्बन भी 1 है, लेकिन ऑक्सीजन हमारे 3 हैं। किसी भी परमाणु के नीचे जो संख्या लिखी होती है, समूह के नीचे जो संख्या लिखी होती है, वो उस पूरे समूह की होती है। लेकिन अगर हम सामने लिख दें, तो जैसे हमने यहाँ 2CaCO3 कर दिया, तो इसका मतलब इसकी गुना इन सब में हो जाएगी। यहाँ पर 2 कैल्शियम है, 2 कार्बन है और 3 दूनी 6 ऑक्सीजन हो जाएंगे। इस प्रकार से हम इन परमाणुओं की संख्या को देख सकते हैं और उनका सूत्र लिख सकते हैं। एक और अन्य उदाहरण लेकर चलते हैं। अगला उदाहरण अगर हम लेकर चले तो वो एल्यूमिनियम सल्फेट का हो सकता है। एल्यूमिनियम सल्फेट, अब सबसे पहले हम इनके आयन लिख लेते हैं। एल्यूमिनियम का आयन होता है Al3 पॉजिटिव और सल्फेट का आयन होता है SO4 2 नेगेटिव। यहां थोड़ा एक बात का ध्यान दें, देखिए ये SO, यहां पर S और O नहीं लिखना है हमें, ये गलत हो जाएगा। यहां इसका मतलब है कि इसमें 1 सल्फर 4 ऑक्सीजन है। केमिस्ट्री में सूत्र लिखते समय परमाणुओं को जब लिखेंगे तो उनके छोटे और बड़े का फर्क जरूर देखेंगे। जैसे कि अगर हमने लिख दिया CO और एक लिख दिया CO, तो इन दोनों में फर्क है। यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन है, यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन नहीं, ये पूरा एक कोबाल्ट परमाणु है और यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन है। तो इसमें थोड़ा फर्क रखेंगे, थोड़ा ध्यान रखेंगे कि हमें किस परमाणु को छोटा लिखना है, किसको बड़ा। A बड़ा, L छोटा, एल्यूमिनियम हो गया। सल्फेट में हमारा S बड़ा, O भी बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर सल्फर है, ऑक्सीजन है, दोनों के दोनों परमाणु यहाँ पर ये लिए गए हैं। अब जैसे इसका सूत्र लिखते हैं तो इसमें हम धनायन के नीचे तो ऋणायन की संयोजकता, यानी एल्यूमिनियम के नीचे लिख देंगे हम 2, केवल 2, चिन्ह के साथ नहीं लिखेंगे। जहां ऋणायन धनायन था वो हमने यहाँ छोड़ दिया। अब केवल संयोजकता को उसकी संख्या के साथ लेकर चलना है। उसके बाद S सल्फेट आया हमारा SO4, चूंकि परमाणु का समूह है तो हमने ब्रैकेट के अंदर, कोष्टक के अंदर लिख दिया। इसकी संयोजकता 3 है तो इसके नीचे लिख दिया 3। अब हम यहाँ 3 और 2, इन नीचे की संख्या को 4 को नहीं लेंगे, ब्रैकेट के बाहर 3 और 2 लिखा हुआ है, इनमें कुछ कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब है कि हमारा सूत्र हो गया Al2SO4 थ्राइस बोलते हैं इसको, 3 लिखा है तो Al2SO4 का होल थ्राइस, सारे का 3 है। तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। दूसरा, अगर हम देखें सूत्र लिखते समय एक ये भी लेकर चल सकते हैं कि उनमें आवेश की संख्या समान होनी चाहिए। यहाँ 3 पॉजिटिव है, यहाँ 2 नेगेटिव है, तो इन दोनों का एलसीएम ले दीजिए, लघुत्तम समापवर्त है। 3 और 2 क्या लघुत्तम आएगा, यहां पर आपका 3 दूनी 6 आ जाएगा। तो दोनों में इस प्रकार से देख लीजिए कि इनके आवेश समान हो जाएं। तो एल्यूमिनियम में अगर हम 2 की गुणा कर दें तो 3 दूनी 6, और इसी प्रकार से सल्फेट में 2 नेगेटिव में अगर हम 3 की गुणा कर दें 3 दूनी 6, तो एल्यूमिनियम तो हो गए हमारे 2, एल्यूमिनियम हो गए हमारे 2 और सल्फेट SO4 हो गए हमारे 3, SO4 हो गए हमारे 3।
तो इस प्रकार से हम इनको ले सकते हैं। यहाँ अगर इनका मैस है यानी महत्तम समापवर्तक HCF कॉमन है तो उसको हम कॉमन लेकर हटा देते हैं और यहाँ आवेश की संख्या बराबर करने के लिए आप LCM ले सकते हैं। 3 दूनी 6, 2 3 दूनी 6। इस प्रकार से हम किसी भी यौगिक का सूत्र लिख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपके सामने एक स्क्रीनशॉट डाल रहा हूं जिस पर पता चलेगा कि कितने सारे आपके आयन हैं। कुछ खास खास से आयन हैं, आप इनको देख सकते हैं, इनको याद कर सकते हैं और किसी भी यौगिक का सूत्र लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा कि यौगिकों का सूत्र किस प्रकार से हम लिखेंगे और उसी आधार पर फिर हम इन अभिक्रियाओं को भी लिख सकते हैं। अभिक्रियाओं को लिखते समय पहले हमें उनका सूत्र याद होना चाहिए। चलिए एक उदाहरण हम अभिक्रिया का भी लेकर चलते हैं। यहां पर अगर हम बेरियम क्लोराइड को देखें तो बेरियम का होता है Ba और क्लोराइड होता है Cl, लेकिन इनकी संयोजकता को बैलेंस करने के लिए यहां पर आ जाएगा 2। तो बेरियम क्लोराइड का सूत्र हो गया BaCl2, ये प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4, इसको हाइड्रोजन सल्फेट भी कह देते हैं। एरो मार्क, तीर का निशान लग गया। बेरियम सल्फेट, बेरियम होता है Ba और सल्फेट होता है SO4 प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र हो जाएगा HCl। अगर आप इस पूरी अभिक्रिया को रटोगे कि BaCl2 प्लस HSO4 इक्वल टू BSO4 प्लस HCl, कभी याद नहीं कर सकते, कभी भी याद नहीं कर सकते, तो आप इस अभिक्रिया को, इस समीकरण को इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि बेरियम क्लोराइड का सूत्र हो गया BaCl2। ये सूत्र कैसे बना? Ba के ऊपर 2 पॉजिटिव होता है, क्लोराइड के ऊपर 1 नेगेटिव, तो यहाँ आवेश संयोजकता बराबर करने के लिए हमने यहाँ BaCl2 बना दिया। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4, इसी प्रकार से बेरियम सल्फेट का बन गया BaSO4 और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का बन गया HCl। कुछ प्रमुख अम्लों के सूत्र का भी हम प्रयोग कर सकते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आ गया आपका HCl। इसी प्रकार से एक नाइट्रिक अम्ल होता है, उस नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है आपका HNO3। कुछ सामान्य से सूत्र हैं, हम आपको आगे इसके बारे में बताते रहेंगे, अगली वीडियो में प्रस्तुत करते रहेंगे। इसी प्रकार से आपका जो कास्टिक सोडा होता है उसका सूत्र होता है NaOH। कास्टिक पोटास जो होता है उसका सूत्र होता है KOH। आप ये सूत्र, मैं तो केवल बोलकर बता रहा हूँ, ये कास्टिक सोडा का सूत्र है NaOH, ये कास्टिक अक्सार, कास्टिक पोटास का सूत्र है KOH। तो इनको आप अपनी कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग इस प्रकार से सूत्र और अभिक्रियाओं यानी इन समीकरणों को लिख सकते हैं। अभिक्रिया और समीकरण में फर्क होता है, वो हम आपको जब समीकरण संतुलित करने सिखाएंगे तब आपको बता देंगे। धन्यवाद। इस चार्ट में आपके सामने पॉजिटिव आयन, एक संयोजक, द्विसंयोजक, त्रिसंयोजक और चतुर्संयोजक तथा नेगेटिव आयन, ये भी एक द्वि और त्रिसंयोजक के रूप में आपको दिए गए हैं। इनके नाम जैसे पहले हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम है, जबकि नेगेटिव में फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इस प्रकार से इनके नाम आप लोग देख सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करें और दोस्तों को भी शेयर करें।